Assalamualaikum. This is मारूफ खान. वेलकम बैक टू another वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांसलेशन एलिमेंट्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं. आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. बुक की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने सोचा है कि मैं पूरे इंशाल्लाह करवाऊंगी हर चैप्टर के केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी पूरी कोशिश होगी कि कराऊं. असल में पेंडिंग में क्वेश्चंस हैं. मैं रीजनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि साथ ही करवा दूं. टोटल 6 क्वेश्चंस हैं. इंशाल्लाह 1-2 डेज में वीडियो अपलोड कर दूंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की. एमसीक्यू नंबर 1 है जिंक प्लस 2 आयन इज कलरलेस बिकॉज. तो जिंक कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होती. ट्रांसलेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता. तो दैट्स वाई क्या ट्रांसलेशन होती ही नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? इट्स 3d ऑर्बिटल हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. कलर फॉर्मेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्क्राइब करती है. ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब भी ट्रांसलेशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स पे लाइट पड़ती है तो वो स्प्लिट हो जाते हैं. डी के 5 सबशेल होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स में. एक हायर होता है और एक लोअर होता है. अब क्या होगा कि ये जो सेट है ये ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर और हायर से लोअर में क्या करते हैं, जंप करना स्टार्ट कर देते हैं. अब क्या होता है कि ये ना एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और देन फिर रेडिएट करते हैं. इसका रेसिप्रोकल रेडिएट होता है एब्जॉर्ब का. क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है ग्रीन और रेड, देन वो रेडिएट करेगा ब्लू. तो ये रेडिएशन होती है विबग्योर. आपने पढ़ा होगा कि ये इनवर्स में इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जब ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी. तो उसमें ये एमसीक्यूज में तो ये तो मैं वर्बली बता देती हूँ कि वो रेडिएशन अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहे हैं ग्रीन और रेड तो वो फिर रेडिएट करेंगे ब्लू. और ये आप पढ़ चुके होंगे, बायोएनर्जेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा. सो दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी. एमसीक्यू नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एन. सो ये आपको पता होना चाहिए कि Na4 कैटाइन है. CO ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लेगेंड है जो लुईस बेस के तौर पे काम करता है. और कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है ये नंबर. कोऑर्डिनेशन स्पेयर वो नंबर ऐसे हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ लेजेंड है वो बॉन्ड हो रहे हैं मेटल से, वो कितने बॉन्ड हो रहे हैं. और ये जो आपके पास ये स्पेयर है इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं. और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो उसको एनोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. अच्छा, अब आपको यहाँ पे कहा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट के कितने हैं, तो यहाँ पे 3 होगा. सही है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन सा बाइडेंटेट है, कौन सा सिर्फ मोनोडेंटेट है. C2O4 ऑक्जेट कहते हैं इसको. और ये होता है पॉलीडेंटेट जिसको बाइडेंटेट कहते हैं. और इसमें आप डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि ये क्या है, C2O4 बाइडेंटेट है और जिसको पॉलीडेंटेट कहते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 6. 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6. ये आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा नेगेटिव लाइगेंड है. सो वो आपको पहले पता होना चाहिए. एमसीक्यू नंबर 3 है एन एग्जांपल ऑफ अ बाइडेंटेट लाइगेंड अमंग द फॉलोइंग इज. तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए मोनो कौन सा है और पॉली कौन सा है, बाय कौन सा है. यहाँ पे बाइडेंटेट कहा हुआ है, पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट भी होता है. बस ट्राइडेंटेट से वो सिर्फ PO4 होता है जिसको फॉस्फेटो कहते हैं. उसके ऊपर -3 चार्ज होता है. यहाँ पे बाइडेंटेट है C2O4 क्योंकि OH हाइड्रोक्सी होता है और ये होता है हाइड्रोक्सो होता है. ये नेगेटिव लाइगेंड होता है, ये मोनोडेंटेट है. ये Cl- ये क्लोरो है, ये भी नेगेटिव मोनोडेंटेट होता है, यूनिडेंटेट भी कहते हैं. और Cn- दिया हुआ है तो ये भी साइनो होता है और ये भी नेगेटिव लाइगेंड है और मोनोडेंटेट है, यूनिडेंटेट है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, बाइडेंटेट. एमसीक्यू नंबर 4 है अ हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग इज. सो ये आपको आना चाहिए. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके निकालेंगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा कि कैसे करना है. ये होते हैं ट्रांसलेशन एलिमेंट्स. 21 से स्टार्ट होता है, 30 पे एंड होता है. स्कैंडियम, ये टेलीरियम, ये क्रोमियम होता है. आपको पहले ये याद होना चाहिए कि किसका कौन सा होता है एटॉमिक नंबर. 21 से 30 तक होता है. अब क्या है, आपको दिया हुआ है Fe+2. Fe+2 इसका ये मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैरामैग्नेटिक आयन. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है.
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ही आता है पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। सो ये होता है कि पैरामैग्नेटिज्म वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट फ्यू होते हैं, और इस फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके पास फ्यू अट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म जिसके पास बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। जबकि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे जिंक है, जैसे मरकरी है, जैसे कैडमियम है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं डायमैग्नेटिक, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें कोई भी अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। अब आपको कहा हुआ है हाईली पैरामैग्नेटिक आयन कौन सा है, Fe+2 है। Fe में क्या होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। 26 माइनस 2 कर देंगे, आपके पास आ गया 24। सही है। अब क्या होगा कि 18 ना 18 एर्गन का होता है एटॉमिक नंबर, सो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एर्गन लिख लेंगे। अब 18 है और फिर 19, 20, अब 6 बचे हैं आपके पास। 6 में से आपको 2 निकाल देने, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4s2 3d6 होती है, क्योंकि आपको पता है ना ये 18 है, 19, 20 और 26 हो गया, बट यहाँ पे आपको 2 माइनस कर देना है, आप ये हटा देंगे। ठीक है। अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एर्गन और 3d6। 3d6 है, यहाँ पे 3 के सब शेल होते हैं 5, तो यहाँ पे आप 1 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है 6 है, यहाँ पे कर देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए Fe+2 में। अब Fe+3 है, Fe+3 में से आपके पास कितने हैं, 26 में से -3 करेंगे 23 आ जाएगा। यहाँ पे एर्गन ऐसे ही आ गया, 2s2 तो हमने वैसे ही काट दिया। अब एक हमें 3d5 करना है, तो 3d5 आ गया, यहाँ पे 1 5 सब शेल, डी के 5 सब शेल होते हैं, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कितने 5 बन रहे हैं, इसमें 5 अनपेयर्ड है। ऑप्शन सी है कॉपर+2। सो कॉपर होता है कितना, कॉपर होता है 27। 27 में से -2 करेंगे, 25 आ गया। वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एर्गन 4s2 3d7। यहाँ पे s हमने हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 2 माइनस करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यहाँ पे अब हम इसको करेंगे तो 3d, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। नाउ ऑप्शन डी है क्रोमियम+3। सो क्रोमियम होता है 24 में से 3 कर देंगे 21 बचेगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है एर्गन 4s2 3d4। यहाँ पे हमें 3 से 3 निकाल देना, इसका मतलब है कि 4s2 खत्म हो जाएगा, एर्गन 3d3। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 3। तो आंसर क्या हुआ, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉपर के भी 3 हैं, Fe+3 के अनपेयर्ड हैं, और इसके Fe+2 के 4 हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे Fe+3 होगा। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी पैरामैग्नेटिज्म होगा और फिर अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, बट एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म इसकी अट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 5 है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एस। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, एर्गन 4s2 3d4, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। सेक्शन आपको पता होनी चाहिए, 4s1 होता है, 3d5 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है d ऑर्बिटल पे, 5 सबशेल। तो क्या होगा कि यहाँ पे 5 + 1 आप करेंगे 6, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की होगी +6। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगी कि आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। MCQ नंबर 6 है, द एलिमेंट इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एस। सो मैग्नीज इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। मैग्नीज यूज होता है ग्लासेस के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं, स्टील के लिए, एलॉय के लिए, यहाँ तक कि ये ज़्यादातर बोन फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, एंजाइम फंक्शन के लिए यूज़ होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा।
एमसीक्यू नंबर 7 है, द स्टील इज टिपिकली यूज्ड इन मेकिंग फ्राई पैन। सो ये आपके पास बुक में लिखा हुआ है कि लॉय स्टील यूज होता है टिपिकली इन मेकिंग फ्राई पैंस। इन एप्लीकेशन में रिटन है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पेज नंबर 50 पे लिखा हुआ है लॉय स्टील फ्राई पैन एंड टोस्टर में यूज होता है। स्टील होता है कटिंग और ड्रिलिंग इक्विपमेंट में। स्टेनलेस स्टील तो किचन अप्लाइंसेस में यूज होता है, जबकि कार्बन स्टील यूज होता है पाइप्स में, ट्यूब्स में, कंस्ट्रक्शन टूल्स में। आप बेसिकली ये कह सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 है, द स्टेप विच इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कार्बोपेराइट ओर इन द एलिमिनेशन ऑफ गैंग इम्प्योरिटीज एज। सो ये आपकी मेटलर्जी ऑफ कॉपर में रिटन है कि कंसंट्रेशन वो प्रोसेस होता है, वो स्टेप है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की जाती है और से। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, देन आपको पता चल जाएगा स्मेल्टिंग रोस्टिंग क्या होता है। फिगर नंबर 9 है, 5D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एस। तो आपको ये पता होना चाहिए 3D सीरीज कौन सी है, 4D सीरीज कौन सी है और 5D सीरीज कौन सी है। सीरीज होती है लैंथेनियम टू मरकरी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। स्कैंडियम टू जिंक होती है 3rd सीरीज, और येट्रियम टू कैडमियम होती है 4D सीरीज। जबकि यहाँ पे एक्टिनियम टू लेरेंशियम होती है, और यहाँ पे CN दिया हुआ है तो इस दैट्स वाई मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ, वरना 5F सीरीज होती है वो। अब एमसीक्यू नंबर 10 है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। तो जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं मैग्नीज की, Mn की, तो वो एक ग्रे मेटल होता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है Mn3O4। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। So that's it. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।